हम पूरी इंडियन है, हमने इंडिया के लिए हमने पत्थर भी खाए हैं। जरा सोचिए, अगर वही हाथ जो जिंदगी आमों बचाने के लिए उठते हैं वही किसी मजहबी साजिश का हिस्सा बन जाए तो क्या होगा? रात के अंधेरे में चमकती सफेद कोट, हॉस्पिटल की ठंडी रोशनी और एक ऐसा डॉक्टर जो इलाज के बहाने मौत बांट रहा था। यही है आज की कहानी। के अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। 10 लाख हिंदुओं को मारने की साजिश जो अब सिर्फ कहानी नहीं चेतावनी बन चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं, जगाना है। क्योंकि जब धर्म के नाम पर जहर तैयार किया जा रहा हो, जब डॉक्टर की लैब में इलाज नहीं बल्कि नरसंहार की रेसिपी पक रही हो, तब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है। मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप वो 3 सच जानेंगे जिन्हें छुपाने के लिए पूरी मशीनरी लगी थी। वो नाम, वो नेटवर्क और वो तरीका जिससे एक डॉक्टर 10 लाख हिंदुओं की जान लेने की तैयारी में था। हर वाक्य इस सच्चाई के एक नए परत को खोलेगा, पुलवामा से फरीदाबाद तक, अस्पताल से आतंकी अड्डों तक। और अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप वो कड़ी मिस कर देंगे जो अगली त्रासदी को रोक सकती थी। तो आंखें खुली रखिए, क्योंकि जो आगे आप सुनने वाले हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, आपके देश की असली फाइल है। और इस बार सर्जरी इंसान पर नहीं, इंसानियत पर होनी थी। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इमेजिन कीजिए, रात के सन्नाटे में ऑपरेशन थिएटर की सफेद लाइट्स के नीचे जिंदगी बचाने वाला डॉक्टर अगर मौत का ऑपरेशन करने निकल पड़े तो कुछ ऐसा ही भारत में भी हो रहा है, जहां एक के बाद एक सफेद कोट में छिपे आतंक के पनाहगार सामने आ रहे हैं। पर कौन है ये डॉक्टर? कौन था 10 लाख हिंदुओं को मारने की साजिश रचने वाला एक डॉक्टर जिसने बनाया सबसे खतरनाक जहर? पर क्यों? कैसे गुजरात ATS ने इस गैंग का भंडा फोड़ किया? क्या है जम्मू कश्मीर के आतंक में लिपटे डॉक्टरों का काला सच? कहीं जबरन खतना तो कहीं विस्फोटक। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? वो कौन कौन से उपाय हैं जो इस जालसाजी को रोक सकते हैं? चलिए समझते हैं। भारत को दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए जाना जाता है, जहां डॉक्टरों को भगवान का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ऊपर वाले के बाद वही है जो किसी को जीवन दान देता है, जिनके हाथों में सैकड़ों जिंदगियों का भार है, जो हर रोज एक नई जिंदगी को दुनिया में लाते हैं। अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड, इन तमाम देशों में डॉक्टर की परिभाषा आज भी वही है। लेकिन भारत में अब इस पेशे से जुड़े लोगों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कन्वर्टेड हिंदू और मुस्लिम डॉक्टरों से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो विश्वास योग्य बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा, जून 2023 की बात है जब उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बच्चे के जबरन खतना का मामला सामने आया था। यहाँ एक हिंदू माता पिता अपने बच्चे की जीभ का ऑपरेशन करवाने के लिए थाना बारादरी स्थित डॉक्टर एमचे खान हॉस्पिटल में पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने मां बाप को जानकारी दिए बिना बच्चे की जीभ की जगह उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करके खतना कर दिया। जब माता पिता को यह बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत नजदीकी थाने पहुंचे और जब पुलिस ने पूछताछ की तो डॉक्टर, जिसका नाम मोहम्मद जावेद खान था, उसने कहा कि बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और उन्हें कंसल्ट कराने के बाद ही सर्जरी की गई है। इस पर पिता ने कहा कि सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ था, उन्हें कुछ समझ नहीं आया और न ही डॉक्टर ने यह बताना जरूरी समझा कि वहां क्या लिखा है। यह एक लौता केस नहीं है। इससे पहले भी श्रीलंका के एक मुस्लिम डॉक्टर पर हिंदू और बौद्ध महिलाओं की नसबंदी का आरोप लगा था। उसने सैकड़ों महिलाओं का सीजेरियन ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय ही निकाल लिया ताकि वे कभी मां ना बन पाएं। लेकिन वर्तमान में मुस्लिम डॉक्टरों और उनसे जुड़े जो मामले सामने आ रहे हैं वे तो और भी ज्यादा भयावह हैं। पूरा मामला 28 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है, जब श्रीनगर के पुलवामा में पुलिस को शहर भर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर दीवारों पर चिपके हुए मिले, जिनमें संगठन का प्रचार और उससे जुड़ने के तरीके बताए गए थे। पुलिस ने जब CCTV कैमरों की जांच शुरू की तो उन्हें आदिल अहमद रातर का सुराग मिला। आदिल जम्मू कश्मीर के पुलवामा का ही रहने वाला था, लेकिन फिलहाल फरार था। पुलिस ने तुरंत उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद है। आदिल दरअसल एक डॉक्टर है।
अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में वह करीब 6 महीने पहले ट्रेनिंग भी कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद वह सहारनपुर पहुंचा और यहाँ अंबाला रोड पर स्थित मेडिकेयर अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के तौर पर काम करने लगा। लेकिन 6 नवंबर को अचानक आदिल ने कहा कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत अपने गांव जाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह गांव पहुंचता, पुलिस ने उसे धर दबोचा और न्यायिक हिरासत में ले लिया, जहां पूछताछ में उसके जैसे ही अन्य डॉक्टरों के नाम भी सामने आए, जो न सिर्फ आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं बल्कि देश को तबाह बर्बाद करने की गहरी साजिश भी रच रहे हैं। दरअसल आदिल अनंतनाग के जिस मेडिकल कॉलेज में काम करता था, वहां उसके लॉकर की तलाशी ली गई तो पुलिस को AK-47 राइफल और कुछ संदिग्ध चीजें मिली। इस पर उसे सख्ती से पूछताछ हुई और फरीदाबाद के एक और डॉक्टर का नाम सामने आया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो खुद जम्मू कश्मीर से है, लेकिन कुछ समय पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद में आकर बस गया था। उसने यहाँ एक किराए का मकान लिया और वहीं रहने लगा। जब पुलिस ने इस मकान पर छापेमारी की तो उन्हें करीब 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47 और कई राउंड जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद दिल्ली में 10 नवंबर की रात हुए बम धमाकों के पीछे भी इसी डॉक्टर गैंग का एक साथी उमर मोहम्मद को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो रेड फोर्ट के सामने कार लेकर पहुंचा और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली। और अब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में एक लेडी डॉक्टर के होने की बात भी की जा रही है। एक तरफ तो धर्म विशेष के ये डॉक्टर देश को उड़ा देने की साजिश रच रहे हैं, तो वहीं एक डॉक्टर ऐसा भी है जो एक ऐसे खतरनाक जहर पर काम कर रहा था जो एक साथ 10 लाख हिंदुओं को मौत की नींद सुला दे सकता था, और उसने वह जहर लगभग बना ही लिया था। यह जहर इतना खतरनाक था कि अगर इंसान एक बार सूंघ ले तो उसकी जान चला जाएगी। अगर गलती से भी आधी बोतल उसके शरीर में पहुंच जाए तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी, फिर चाहे वह किसी भी जरिए से शरीर में जाए, दवा हो, पानी हो या खाना। व्यक्ति को मरने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड ही लगेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो यह जहर इतना जानलेवा था कि अगर इसका 100 ग्राम भी पानी की टंकी में मिला दिया जाए तो 10,000 लोग एक साथ मारे जाएंगे, क्योंकि औसत के अनुसार एक पानी की टंकी से 10,000 लोग पानी पीते हैं। मतलब सिर्फ 100 ग्राम जहर और 10,000 लोगों का अंत। इस जहर का नाम है रायसिन। यह एक रासायनिक जहर है जिसे बनाने के लिए अरंडी के बीजों के प्रसंस्करण से बचे वेस्ट पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। यह पूरा मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहां खुफिया जानकारी पर 7 नवंबर को गुजरात ATS आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गांधीनगर के अडालज के पास से डॉक्टर सैयद को 2 ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस और 4 लीटर अरंडी का तेल के साथ गिरफ्तार किया। डॉक्टर सैयद मूल रूप से हैदराबाद के निवासी हैं और चीन से MBBS की डिग्री हासिल की है। चीन से पढ़ाई करके लौटने के बाद उसने एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने के इरादे से रायसिन जहर तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह इस सब में अकेला नहीं था। उसके 2 साथी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल मोहम्मद सलीम भी उसके साथ थे। इनका हैंडलर अब्बू खदीजा था, जो अफगानिस्तान का निवासी है और ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत से जुड़ा है। सलीम और सुलेमान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी आरोपी ATS की गिरफ्त में हैं। साथ ही रायसिन बनाने की सामग्री को भी नष्ट कर दिया गया है, वरना अगर ये केमिकल बन जाता तो एक साथ 10,000 लोगों की जान चली जाती। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि अब जब इन्हें पकड़ लिया गया है तो क्या इन्हें साल भर में फांसी पर लटका दिया जाएगा? क्या इनका नार्को टेस्ट होगा? क्या इनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी या फिर इनकी एक 100% प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ नहीं है, क्योंकि भारत का कानून ये इजाजत नहीं देता। ना जाने कितने ऐसे देशद्रोही दगाबाज हर साल पकड़े जाते हैं और कुछ समय बाद खुलकर जिंदगी जीते हैं, और संविधान की शपथ लेने वाले सिर्फ बातें और बयान देते ही रहते हैं। लेकिन संविधान की शपथ लेने वाले हर मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री आदि को यह समझने की जरूरत है कि भारत पर सबसे बड़ा खतरा बाहरी आतंकवादी नहीं है, बल्कि सीमा के भीतर छिपकर बैठे हुए आतंकी सरगना हैं, जो देश में रहकर इसे खोखला बना रहे हैं और इसे तबाह बर्बाद करने की शपथ ले बैठे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो भारत में भी वही सब होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है और बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं का सफाया, वह भी बड़े स्तर पर। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि सत्ताधारियों को यह खतरा नजर नहीं आता है, लेकिन राजनीति और वोटों की चमक के आगे खतरे को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, या शायद उन्हें आज भी वही गलतफहमी है जो राजा रणजीत सिंह को थी। उनका मानना था कि वेद, कुरान, बाइबल एक समान है, गुरुकुल और मदरसा एक समान है, पर शायद उन्हें नहीं पता था कि जो वेद सिखाते हैं वह कुरान कभी नहीं सिखा सकता। जो पुराणों में लिखा है वह बाइबल में कभी नहीं मिलेगा। नतीजा यह हुआ कि पंजाब 2 टुकड़ों में बंट गया। आज जो टुकड़ा भारत में है वहां तो हिंदुओं का अस्तित्व है, मगर जो टुकड़ा पाकिस्तान के पास गया वहां से हिंदुओं की कहानी धीरे धीरे मिटती जा रही है। इसी तरह पंडित नंदराम टिक्कू,
जो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्हें भी यही लगता था कि मंदिर और मस्जिद एक समान है। वह भी वेद, कुरान और बाइबल में कोई अंतर नहीं बताते थे, क्योंकि ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं और उनके अनुसार धर्म तो कभी गलत नहीं सिखाता। वह कहते थे, हमने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और हंसती मिटती नहीं हमारी। पर उनकी यह मान्यता भी जल्द ही समाप्त हो गई जब दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, उसने हिंदुत्व का चोला उतारकर हरी चादर को सीने से लगा लिया। वह अफगानिस्तान, जो कभी दुर्योधन का ननिहाल और माता गांधारी का घर हुआ करता था, आज एक मुस्लिम देश बन गया, अखंड भारत से टूटकर बिखर गया और वहां अब एक भी हिंदू नहीं बचा है। हमारे पूर्वजों को भी वही गलतफहमी थी जो पंडित टिक्कू और राजा रणजीत सिंह को थी। इसी कारण राजा भरत का ननिहाल पाकिस्तान बन गया और वहां भी हिंदू लगभग समाप्त हो चुके हैं। तक्षशिला रावलपिंडी बन गया और हमारे हिंदू मिट गए। इसी गलतफहमी का शिकार वर्तमान में हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री और राजनेता हैं, जिसका नतीजा हम पिछले 75 वर्षों में 9 राज्यों से हुए हिंदुओं के सफाई के रूप में देख चुके हैं, जबकि 200 जिलों और 1500 तहसीलों में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां हिंदू होते हुए भी नाम मात्र के रह गए हैं, क्योंकि धर्म विशेष के सामने उनका नंबर बहुत छोटा रह गया है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि भारत के विधायक, सांसद, मंत्री और राजनेता इस समस्या का निदान करें। इस वहम को जहन से निकाल दें कि भारत एक सेक्युलर देश है, क्योंकि भारत तब तक ही सेक्युलर है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। जैसे ही वे अल्पसंख्यक हुए, धर्म विशेष के लोग सेक्युलरिज्म की तूती को उखाड़कर फेंक देंगे। यहाँ रहने वाला 90 करोड़ से ज्यादा हिंदू संविधान को मानता है, एकता, राष्ट्रीयता, समानता, एकीकरण और निष्ठा को मानता है। इसलिए यह देश धर्मनिरपेक्ष है, वरना कुछ लोग तो अब तक इसे इस्लामिक बना चुके होते। इसलिए यह सोच मत रखिए कि जो बाइबल में है वही कुरान में है और जो वेद पुराण और भगवद गीता में है वही दूसरे ग्रंथों में है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पिछले 2000 वर्षों में भारत के 25 टुकड़े न हुए होते और पिछले 200 वर्षों में भारत 7 हिस्सों में न बंट गया होता। जरूरी है कि इस समस्या का समाधान किया जाए, पर सवाल यह है कि समाधान है क्या। तो सबसे पहले, जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, तो मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहे हैं? मजहब के आधार पर आयोग, मंत्रालय, बोर्ड या ट्रिब्यूनल क्यों चल रहे हैं? मजहब के आधार पर लोन और वजीफा क्यों दिए जा रहे हैं? इन्हें बंद कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मजहब के आधार पर मदरसे क्यों चल रहे हैं? जब देश से मुगल जा चुके हैं तो मदरसों की क्या जरूरत? जब अंग्रेज जा चुके हैं तो कॉन्वेंट स्कूलों की क्या जरूरत? गुरुकुल आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू क्यों नहीं होती? जबकि आज तक के इतिहास में कोई भी डॉक्टर जो गुरुकुल से पढ़ा हो इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों का हिस्सा नहीं रहा। जब गुरुकुल से निकले छात्रों ने कभी हिंसा नहीं फैलाई, तो पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू क्यों नहीं किया जाता? मदरसे क्यों चल रहे हैं जबकि हाल में जो डॉक्टर पकड़े गए हैं उनमें से कई मदरसों में पढ़े हुए हैं? बावजूद इसके, न तो हमारा सिस्टम जागने को तैयार है और न ही नेता। लेकिन इसे समझना होगा और सबसे पहले यह मेजॉरिटी माइनॉरिटी का खेल खत्म करना होगा। इसके साथ ही एंशिएंट मूवमेंट एक्ट को खत्म करना होगा। बाहर से जो फंडिंग FCRS के जरिए आ रही है उसे बंद करना होगा, क्योंकि देश को बर्बाद करने वालों को पैसा इन्हीं विदेशी फंडिंग्स के माध्यम से मिलता है। इसी तरह जितने भी अलगाववादी और आतंकवादी हैं उन्हें हवाला के जरिए फंडिंग मिल रही है। इसलिए हवाला को भी बंद करने की जरूरत है ताकि आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके। इस फंडिंग का मुख्य जरिया नकली दवाइयों का कारोबार भी है। जितने भी जिहादी देश में घूम रहे हैं उनका किसी न किसी तरह संबंध नकली दवाइयों से जरूर है, जो हर साल हजारों मासूमों की जान लेते हैं। इसे रोकने के लिए ड्रग एक्ट 1940 को हटाने की जरूरत है ताकि नकली दवाइयों का कारोबार रोका जा सके। कहीं ना कहीं इस सब को रोकने के लिए साल भर के अंदर इन देशद्रोहियों को फांसी पर लटकाने, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने जैसे कानून पास किए जाए ताकि इनके बीच डर बैठे और भारत की आंतरिक सीमा सुरक्षा मजबूत की जा सके। आपकी राय में वे कौन से सुझाव हैं जो भारत को अंदर से मजबूत बना सकते हैं? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।